के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, स्थिति का रूपांतरण भी देख लिया और दो बिंदुओं के मध्य सदिश दूरी जिसको आप विस्थापन कहते हो वो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहती है। ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या आप ऐसा कह सकते हो द वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो दोनों हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा होगा वेग का रूपांतरण और उसके बाद देखेंगे हम त्वरण का रूपांतरण। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जो स्किप हो गई पहले, वो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। ये तो आप जानते हो हम हमारे टॉपिक को कैसे कर रहे थे कि आपके पास एक फ्रेम एस है, ये आपके पास एक फ्रेम एस डैश है, इधर ही एक्स एक्सिस, इधर ही वाई एक्सिस, इधर ही जेड एक्सिस। और आपने डेरिवेशन जब कर रहे हो तो आपने कंडीशन क्या ले ली कि एस डैश जो है वो एस के सापेक्ष नियत वेग v से प्लस एक्स डायरेक्शन में इस प्रकार गति कर रहा है कि इन दोनों की अक्ष से परस्पर कैसी है, समानांतर है। ठीक है, तो उसी से आपने डेरिवेशन किया और उससे आपने एक निष्कर्ष निकाला था r डैश इक्वल टू r माइनस bt। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आपने आराम से कर लिया, समझ भी लिया। अब वो थोड़ा एक जो टॉपिक रह गया उसको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं मैं। इजी है, बिल्कुल नया कुछ नहीं है, बस इसी का ही पार्ट है। जैसे r डैश है तो r डैश को आप कैसे लिख सकते हो, r डैश को आप लिख सकते हो भाई, जैसे इस चीज को आप समझिए। r डैश जो होता है वो क्या होता है, x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप। उसी प्रकार से r क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो अगर मान लो आपको घटकों के रूप में इसको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो इस चीज को आप याद रखिए। ये जो r डैश r माइनस वी है, तो इसको आप मान लो आप ऐसा लिखना चाहो x माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस, इसको मान लो आप vx लिख दो, इसको vy t लिख दो और इसको z डैश इक्वल टू z माइनस vz t लिख दो। तो ये पूरा का पूरा क्या है, गलत है, इसको ऐसा नहीं लिखना। इस चीज को आप समझिए। गैलीलियन रूपांतरण में क्या होता है कि जो निर्देश तंत्र आपका एस डैश है वो जिस अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है केवल उसी अक्ष के अनुदिश आपके क्या होगा, स्थिति में परिवर्तन होगा। यानी अगर निर्देश तंत्र एस डैश एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तो केवल एक्स डैश का जो मान होगा वही एक्स से बदलेगा। यानी अगर मान लो ये स्थिति है तो इस स्थिति से मैं केवल क्या लिख सकता हूं, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। अब vx और vy करने की जरूरत नहीं होगी, v तो क्या है, पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन है। और y डैश क्या हो जाएगा, चूंकि s डैश केवल x अक्ष के अनुदिश है तो y डैश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो y डैश इक्वल टू y और z डैश इक्वल टू z। तो ये आप नोट कर लेना, वहां पर जहां पर आपने स्थिति का रूपांतरण किया है उसको वहीं पर नोट कर लेना आराम से। ठीक है ना। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। ये न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो उस अप्रोच में ये आपके बहुत काम आएगा। अगर मान लो ये इस तरह से टिल्ट हो जाए, तब जैसे मान लो एस डैश आपका इस तरह से हो जाए, तब आप क्या करोगे, इसके घटक लोगे, ये एक्स घटक और वाई घटक। तो उस स्थिति में आपका एक्स डैश भी बदलेगा और वाई डैश भी बदलेगा। लेकिन अगर केवल एक्स अक्ष का अनुदिश है तो केवल एक्स अक्ष का जो पोर्शन है या जो पार्ट है वही बदलेगा। अगर वाई एक्स का अनुदिश है तो वाई डैश वाला बदलेगा और जेड एक्स का अनुदिश है तो जेड डैश वाला बदलेगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वो एक चीज रह गई थी, उसको मैंने बता दिया। अब हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि क्या है, वेग का रूपांतरण। वेरी इजी है। तो वेग के रूपांतरण के लिए डायग्राम आपको ये हमेशा याद रखना है। ये डायग्राम आपको पूरे मैकेनिक्स में जहां जहां पर आप इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करोगे वहां पर ये काम आएगा। और डायग्राम को ऐसे रखना नहीं है, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस और सेंस को समझना है कि किस प्रकार से एस और एस डैश में रिलेशन है। ठीक है ना। जैसे ये आपका एस बनाया और ये एस डैश बनाया, वी वेग से चल रहा है। मैं इसको क्या कह रहा हूं कि एस तो स्थिर है और एस डैश वी वेग से प्लस एक्स दिशा में गतिशील है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एस डैश जो है वो स्थिर है और एस जो है वो माइनस वी दिशा में इसके सापेक्ष गतिशील है। अब देखिए रिलेटिविटी को आप समझिए, इनमें आप, ठीक है ना, मतलब एक रिलेटिव मोशन होती है हमेशा। मोशन कैसी है, रिलेटिव है। ये भी स्थिर है और ये भी स्थिर है। ये स्थिर कैसे होगा कि आप इसके अंदर ही खड़े होकर के चीजों को मेजर करिए तो हमेशा आपको ये क्या दिखेगा, स्थिर दिखेगा। और इसके अंदर खड़े होकर के आप मेजरमेंट कर रहे हो तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा कि विपरीत दिशा में। अगर मान लो ये इधर जा रहा है, इसकी विपरीत दिशा में आपको मोशन करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो जो आपके r डैश इक्वल टू r माइनस वी टी है तो r इक्वल टू r डैश प्लस वी टी भी लिख सकते हो, वो आप इस तरह से कर सकते हो। तो इसके अंदर जो फिजिक्स इन्वॉल्व है उसको आप समझिए। ठीक है,
डायग्राम को याद करना या रटना नहीं, हमें उस चीज को अच्छे से समझना है, किस तरह से चीजें कट रही है। ठीक है, तो अब हमारे वेग के रूपांतरण पर आते हैं। तो वेग के रूपांतरण ये सीधी सी बात है, वेग आएगा कहां से? वेग आएगा स्थिति सदिश के समय के सापेक्ष अवकलन से। तो बस हम शुरू करते हैं। आप क्या लिखोगे? वी नो दैट हम जानते हैं कि आर डैश इजिकल टू आर माइनस वी टी। जब आप डेरिवेशन करो तो पूरा लिखिए यहां पर कि जहां आर डैश क्या आपका, वो लिखिए। आर डैश क्या है? आर डैश डायग्राम हमेशा बना हुआ एस डैश और ये बिंदु पी, तो ये आपका है आर डैश, सॉरी ये आर है और ये क्या आपका आर डैश है, और ये वी वेग से चल रहा है। तो आर डैश क्या हो जाएगा? किसी बिंदु पी का एस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में स्थिति सदिश आर क्या हो जाएगा? बिंदु पी का एस फ्रेम में स्थिति सदिश, और वी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा आपका एस डैश एस के सापेक्ष जिस वेग से चल रहा है वो आपका वी है। तो ये तीनों आप नोट कीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आप क्या करोगे? समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए, ये लो डी आर डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस वी और टी दो क्वांटिटी है, तो एक बार v को एज इट इज रखा और t का dt बाई dt 1 हो गया, और माइनस t एज इट इज रखा और dv बाई dt। लेकिन v क्या है? v आपका है कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट राशि का समय के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, dv बाई dt 0। तो ये जो पद है इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि v कांस्टेंट है। तो बचेगा क्या पीछे आपके? डी आर डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस वी। और डी आर डैश अपॉन डी टी क्या है? बिंदु P या बिंदु P पर स्थित जो कण है जिसका द्रव्यमान m है, उसका वेग है किस फ्रेम में? S डैश फ्रेम में। और डी आर बाई डी टी क्या है? बिंदु P पर स्थित कण जिसका द्रव्यमान m है, उसका S फ्रेम में वेग। और ये v क्या है? ये v S डैश का वेग है S के सापेक्ष। ठीक है, तो अब आप इस डी आर डैश बाई डी टी को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं थोड़ा इधर करता हूं, इसको आप इधर देखिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस त्वरण रूपांतरण कर साफ कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं u डैश इज इक्वल टू u माइनस v। नोटेशन में कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं लिख देता हूं। u डैश क्या है? कण का s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एफ आर का मतलब क्या हो जाएगा? एच डैश निर्देश तंत्र में वेग। उसी प्रकार से u क्या हो जाएगा आपका? कण का s फ्रेम में वेग, और v क्या हो जाएगा आपका? s डैश का s के सापेक्ष वेग। खूब सारे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर काम आएंगे। ये फॉर्मूला भी आपको एनी टाइम याद रखना है। खूब सारे न्यूमेरिकल एग्जाम आपके पूछे भी जाते हैं, आपको इनको समझना भी है, तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, बस इसका इन सब का अर्थ पता होना चाहिए। तो ये आपके क्या आ गया? u डैश इक्वल टू u माइनस वी। ठीक है, तो ये क्या है? वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। ठीक है, इसको भी अगर मान लो घटकों में देखना हो आपको, तो घटकों में कैसे देखोगे इसको आप? u x डैश इज इक्वल टू u x माइनस वी, u y डैश इज इक्वल टू u y, और u z डैश इज इक्वल टू u z। ये दोनों सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो s डैश फ्रेम है वो केवल x अक्ष के अनुदिश से गतिशील है, तो केवल वेग के x घटक में ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इजी डेरिवेशन है, बहुत इजी आपने समझ लिया। तो अब अगला हम क्या करेंगे? वेग का रूपांतरण हो गया, तो अगला करेंगे हम त्वरण का रूपांतरण। चलो, त्वरण के रूपांतरण में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो त्वरण क्या होता है? जिस प्रकार से आपने वेग के लिए क्या किया, जो आपका स्थिति सदिश है उसका एक बार t के सापेक्ष अवकलन किया, ठीक उसी प्रकार से त्वरण के लिए आप क्या करोगे? वेग का एक बार t के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। तो
तो ये लीजिए त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो बस वापस वही वी नो दैट u डैश इज इक्वल टू u माइनस v। ठीक है, ये क्या है, वेग के लिए गैलेलियन रूपांतरण समीकरण। वापस जब भी आप डेरिवेशन करो तो आप हमेशा लिखो, जहां u डैश आपका क्या है, आपको पता है कण का s डैश फ्रेम में वेग, u क्या है कण का s फ्रेम में वेग, और v क्या है s डैश का s के सापेक्ष वेग। और हमेशा जब भी डेरिवेशन करो तो इस डायग्राम को हमेशा बनाओ, छोटा सा डायग्राम है, बार बार बनाओगे तो याद भी हो जाएगा। याद होने से ज्यादा आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा। बस याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना जरूरी है। डायग्राम आपको क्या बता रहा है, ठीक है। तो बस अब वापिस वही समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, du डैश अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dt माइनस dv अपॉन dt, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि आपका v कैसा है, कांस्टेंट है। तो फाइनली क्या बच जाएगा, du डैश अपॉन dt इक्वल टू du अपॉन dt। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a डैश और ये a। तो अब देखो a डैश और a सेम आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है। और आना भी चाहिए क्योंकि आप जड़त्व निर्देश तंत्र लेकर के चल रहे हो, उसमें आपको पता है त्वरण रहित गति होती है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से आप इसको उस जड़त्व निर्देश तंत्र से भी मैच करके उसके सिग्निफिकेंस को आप समझ सकते हो। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जिस तरह से a डैश इक्वल टू a है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि गैलेलियन रूपांतरण के अंतर्गत त्वरण की निश्चलता के नियम को सिद्ध कीजिए। तो त्वरण की निश्चलता का नियम क्या हो जाएगा कि यदि किसी कण का त्वरण आप s फ्रेम में निकालिए या उसी कण का त्वरण आप s डैश फ्रेम में निकालिए, वो दोनों क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए। तो उसको आप क्या कह दोगे, त्वरण की निश्चलता का नियम, ठीक है। तो त्वरण भी हो गया, छोटे छोटे टॉपिक है। अब अगला क्या होगा हमारा, बल। तो बल क्या होता है आपका, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बस वही डेफिनेशन आपको काम में लेनी है, और बल का रूपांतरण भी निकल जाएगा। बल का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। तो बल के रूपांतरण के लिए वापस वही वी नो दैट a डैश इज इक्वल टू a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m a डैश इज इक्वल टू m a। और आपको पता है जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा समान रहेगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि इस कण का द्रव्यमान आप s फ्रेम से माप रहे हो, s डैश फ्रेम से माप रहे हो, उसमें कोई परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, इसको क्या हो जाएगा, इसका मतलब f डैश इज इक्वल टू f। तो बस वही कि गैलेलियन रूपांतरण के अंतर्गत बल भी कैसा रहता है, निश्चल रहता है। यानी किसी कण पर जो बल लग रहा है, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात किसी कण पर लगने वाला जो बल है वह गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल या अचल रहता है, ठीक है। तो ये बल का रूपांतरण हो गया। अब आगे अगर आप संवेग का देखना चाहो तो उसको भी बड़े आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो संवेग के रूपांतरण तो आपको पता है, संवेग के रूपांतरण में संवेग का रूपांतरण इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए आपको एक नया टॉपिक आएगा जिसको हम आगे डील करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। फिर ये बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा डेरिवेशन है। तो यहां तक हमने क्या क्या देख लिया, वेग का रूपांतरण देख लिया और त्वरण का रूपांतरण देख लिया।